मुर्शिदाबाद में मस्जिद के लिए प्रस्तावित जमीन पर इस तरह की भीड़ जुटना कोई सामान्य बात नहीं है। वहां आसपास के इलाकों से लेकर सोशल मीडिया पर भी इसका जमकर प्रचार प्रसार हो रहा है। बहुत सारे लोग इस बात पर खुशी जता रहे हैं कि अब मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में अयोध्या की बाबरी मस्जिद मिलने वाली है। क्या आपने ये सोचा है कि जब अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन तक अलग से आवंटित की गई थी, तब मुर्शिदाबाद में ही हुमायूं कबीर इस बाबरी मस्जिद का निर्माण क्यों करा रहे हैं? तो इसका कारण है, और वो कारण है बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, मुस्लिम वोट बैंक। देखिए, साल 1992 में जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, तब पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए थे। पश्चिम बंगाल में इन दंगों के कारण कुल 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हालात ये थे कि उस वक्त ज्योति बसु की सरकार दबाव में आ गई थी। जिन जिलों में सबसे ज्यादा तनाव था, उसमें नादिया, मालदा, मुर्शिदाबाद प्रमुख थे। वही मुर्शिदाबाद जहां आज हुमायूं कबीर इसी बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इनमें भी एक इलाका ऐसा था जहां 447 गरीब हिंदू परिवार रहते थे, जिनके घरों को दंगाइयों ने आग लगा दी थी। ये जानकारी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के रिसर्च पेपर में लिखी है और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूं। कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा तो कैम्ब्रिज प्रेस यूनिवर्सिटी के इस जो लेख है, उसी में पूरी जानकारी दी गई है और लिखा है कि 447 परिवारों ने अपने घर खो दिए। 39 झुग्गी बस्तियों को जलकर मौत हो गई। जो झुग्गी में रहने वाले लोग थे, झुग्गी वासी थे। बेटिया ब्रिज एक भूतिया शहर जैसा लग रहा था। सुलगता हुआ मलबा उस हिंसा की कहानी बयां कर रहा था जिसने इस इलाके को हिलाकर रख दिया था। इन दंगों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में अयोध्या की बाबरी मस्जिद का मुद्दा काफी संवेदनशील है। पिछले 3 दशकों में जब भी बाबरी मस्जिद को लेकर वहां कोई कार्यक्रम हुआ, उनमें बड़ी संख्या में मुसलमान शामिल हुए और आज हुमायूं कबीर इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अगर वो 1992 के वक्त सांप्रदायिक तनाव से गुजरने वाले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएंगे, उस सेंटिमेंट को नए सिरे से वो उकसाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बड़ी संख्या में मुसलमानों का समर्थन मिलेगा और इस समर्थन को वो विधानसभा चुनाव में एनकैश भी करा पाएंगे। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करती हूं। और आज आपने शुरू में ही देखा होगा कि हमने फिक्स डिपॉजिट कहा था। ये वोट बैंक का वो फिक्स डिपॉजिट है जिसको करने में महारत हासिल रखते हैं हमारे नेता। हुमायूं कबीर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? वो किंग मेकर बनना चाहते हैं। वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में किंग मेकर बनना चाहते हैं। आपने एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में जरूर सुना होगा। ये वो पैसा होता है जिसे आप एक निश्चित समय के लिए बैंक के पास जमा कर देते हैं और इसके बदले में फिर बैंक आपको इन पैसों पर ब्याज देता है और जब आपको जरूरत होती है तो आप इस एफडी को तुड़वा भी सकते हैं, तुड़वा कर बैंक से अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अब हुमायूं कबीर क्या कर रहा है? सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है क्या। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। 90 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इन सीटों पर जीतकर किंग मेकर बनना चाहते हैं हुमायूं कबीर। देखिए, अब हुमायूं कबीर भी यही कर रहे हैं। वो एफडी वाला जो पूरा मामला है ना, उसको समझिए। एफडी वाला मामला मुस्लिम वोट बैंक का है। हुमायूं कबीर भी यही कर रहे हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके मुस्लिम वोटों की एक एफडी करा ली है जिस पर उन्हें समर्थन का ब्याज मिल रहा है। और हमने एआई के जरिए ये वीडियो बनाया है। ये फुल स्क्रीन दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। यही कर रहे हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके मुस्लिम वोटों की एक एफडी करा ली है, फिक्स डिपॉजिट, जिस पर उन्हें समर्थन का ब्याज मिल रहा है। हमने सोचा कि जब तक इसको इस तरह से नहीं समझाया जाएगा तब तक पूरा मामला सामने आएगा नहीं, और इसीलिए एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, तब वो इस एफडी को तुड़वाकर मुस्लिम वोटों से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने की कोशिश करेंगे। और सोचिए, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? ये मुस्लिम वोटों की मदद, जिससे वो पश्चिम बंगाल की राजनीति का किंग मेकर बनना चाहते हैं। 294 कुल सीटें हैं। 90 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। अगर 90 सीटों पर कुछ ना कुछ कमाल हो गया तो किंग मेकर बन जाएंगे हुमायूं कबीर।
इन्हीं सीटों पर हुमायूं कबीर चुनाव में जीतकर किंग मेकर बनना चाहते हैं और इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पर मुस्लिम वोटों का फिक्स डिपॉजिट करा लिया है, जो इस भीड़ में भी नजर आ रहा है। आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखिए, जो बीजेपी के घुसपैठियों के मुद्दे के खिलाफ वोटर लिस्ट के रिवीजन का मुद्दा उठा रही हैं। अपने नए बयान में उन्होंने लोगों से यह कहा है कि अगर उनका नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के कारण वोटर लिस्ट से हट जाता है तो वो रसोई के बर्तनों से अपनी लड़ाई लड़े और इसे बिल्कुल भी स्वीकार ना करें। सुनिए। नाम काटले बाड़ीते सब जिनिसपत्र आछे तो जेगुलो दिए रान्ना करें आछे तो प्राणे शक्ति आछे नाम काटले धरबेन तो छेड़े देबेन ना तो मेয়েরা सामने लड़ाई करबे और छेलेरा पेछने थाकबे। तो देखा आपने, ममता बनर्जी कह रही है नाम नहीं होगा तो फिर किचन में आपके जो भी बर्तन है उससे लड़ाई करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप के बाद भारत के जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है उनमें पहले नंबर पर है असम। असम में 34% मुसलमान रहते हैं। ये लक्षद्वीप जहां पर 97% है, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी यहां पर है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पर केरल है, हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं, 68% के साथ जम्मू कश्मीर। उसके बाद तीसरे नंबर पर है असम 34% के साथ, और उसके बाद है केरल जहां पर 27% मुस्लिम आबादी है। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि शुरुआत होती है और उसके बाद से 27% आबादी ही पश्चिम बंगाल में है। तो आप देखिए केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, 27% है। वहीं पर आप देखिए लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बाद से जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में 19% है। तो कुल मिलाकर अलग अलग राज्यों में और 27% आबादी अच्छी खासी आबादी होती है और इसीलिए इसको टारगेट करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। ये आंकड़े हमने इसीलिए आपको दिखाए क्योंकि इन्हीं 5 राज्यों में मुस्लिम तुष्टीकरण और मुसलमानों को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति होती है। आज भी अगर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है, वहां वोटर लिस्ट के रिवीजन पर हंगामा है, इसका कारण यही है कि जो मतलब खास तौर का वोट बैंक है उसको समझाने में, उसको समझने में, वो ना टूट जाए, वो ना हमसे दूर हो जाए, इसीलिए तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। अब मैं आपको फिर से दिखाती हूं क्योंकि 2 तस्वीरें हैं। यह समझ पाएंगे आप कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बंगाल में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में 2 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्या अलग हो रहा है। सबसे पहले आप ममता दीदी के बंगाल को देखिए, जहां इसी साल 11-12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा हुई थी और इसके बाद 400 से ज्यादा हिंदू परिवारों को पलायन करके मालदा जिले में शरण लेनी पड़ी थी। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब जिस मुर्शिदाबाद में सिर्फ 7 महीने पहले इतने भयानक दंगे हुए, आज उसी मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की है, जबकि इसमें हुमायूं कबीर पर लोगों को उकसाने का आरोप लग रहा है। कोई दूसरा राज्य होता तो धार्मिक नफरत फैलाने के लिए ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज हो जाती, लेकिन इस मामले में हुमायूं कबीर को सिर्फ टीएमसी की तरफ से सस्पेंड किया गया, पार्टी से सस्पेंड। लेकिन वो जिस तरह से लोगों को उकसा रहे हैं, लगातार उकसा रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि आज गल्फ यानी खाड़ी के 6 मुस्लिम देशों ने धुरंधर फिल्म को रिलीज की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। ये सभी देश गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य हैं, जिनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी मुस्लिम देशों ने यह कहते हुए धुरंधर फिल्म पर बैन लगाया है कि ये एक एंटी पाकिस्तान फिल्म है और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। इससे पहले आर्टिकल 370, कश्मीर फाइल्स, बेल बॉटम, फाइटर और टाइगर 3 जैसी फिल्मों को भी इन खाड़ी देशों ने रिलीज की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। बड़ी बात यह है कि इन खाड़ी देशों की 6 करोड़ की आबादी में 90 लाख लोग भारतीय मूल के हैं। आबादी 6 करोड़, उसमें भी 90 लाख लोग भारतीय मूल के हैं, लेकिन इसके बावजूद धुरंधर फिल्म इन देशों में रिलीज नहीं होगी और कारण सिर्फ यही है कि इन देशों की फिल्म अथॉरिटीज को ऐसा लगता है कि धुरंधर फिल्म एक पाकिस्तान विरोधी फिल्म है। खुद पाकिस्तान का मीडिया अपने कार्यक्रमों में ये झूठ फैला रहा है कि धुरंधर फिल्म की कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है। मतलब इस देश को हो क्या गया है? इस फिल्म में बताई गई एक भी बात सच नहीं है। पाकिस्तान इस फिल्म को अपने खिलाफ दुष्प्रचार बता रहा है। देखिए,
पूरा देश पैरानॉइड हो गया है। मतलब समझ नहीं आता क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन सच यही है कि धुरंधर ने पाकिस्तान को सरेंडर करा दिया है। बड़ी बात यह है कि जब खाड़ी देशों ने इस फिल्म को पाकिस्तान विरोधी बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया है, तब विदेशों में रहने वाले पाकिस्तान मूल के लोग खुद कह रहे हैं कि उन्होंने ये फिल्म देखी है और ये फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उसके इतिहास और सच्ची घटनाओं को पेश करती है। तो जो पाकिस्तान से बाहर निकले हुए हैं, उन्होंने ये मूवी देखी है, वो खुद भी पाकिस्तानी है, वो बता रहे हैं कि फैक्ट्स पर है और वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि खुले दिमाग के साथ खोलिए। वैसे ऐसा कहना और ऐसा मांगना बहुत ज्यादा हो जाता है पाकिस्तानियों से, लेकिन जिस पाकिस्तान ने कभी आतंकवादियों को समर्थन देने की बात स्वीकार नहीं की, जिसने कसाब को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर दिया, जो पाकिस्तान आज भी आतंक से लड़ने के लिए अमेरिका जैसे देशों से मदद देता है, वो पाकिस्तान आखिर खुद कैसे ये मान सकता है कि उसके यहां भारत विरोधी आतंकी नेटवर्क काम करता है? और धुरंधर फिल्म में यही सच दिखाया गया है। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान के पास इस फिल्म का विरोध करने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि वो सच को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए वो इस पूरी फिल्म को झूठ का पुलिंदा बता रहा है और ये कह रहा है कि इसकी स्क्रिप्ट, सोचिए, प्रधानमंत्री ने लिखी है। इस फिल्म को लेकर पाकिस्तान इसलिए भी रोना धोना कर रहा है क्योंकि 11 दिसंबर तक धुरंधर फिल्म ने सिर्फ भारत में 218 करोड़ रुपए कमा लिए और ये फिल्म भारत के लोगों को देशभक्ति से भर रही है। आम लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी नेटवर्क चलाता है। एक जमाना था जब भारत आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को डोजियर सौंपता था और आम लोगों तक ज्यादा बातें नहीं पहुंचती थी। उन्हें ये पता नहीं चलता था कि पाकिस्तान कैसे भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचता है। लेकिन अब फिल्मों के जरिए बड़ी स्क्रीन पर पाकिस्तान के आतंक का सच भारत के लोगों के सामने आ रहा है और लोग भी पाकिस्तान की करतूतों पर हैरानी जता रहे हैं। वैसे आज आपको ये वीडियो भी देखना चाहिए जिसमें पाकिस्तान की एक शादी में धुरंधर फिल्म के टाइटल ट्रैक पर लोग डांस कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जो हम लोग बोलता हूं, हमारे मियां मुसलमान लोग, अगर मैं 1 लाख करके मुझे बोलेगा ये सीएम साहब बहुत अच्छा है, एक लोगों ने मुझको बताया कि आपने मुझको इतना मदद किया, मैं आपको जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। बोला आपको? हाँ, मुझे बोलते रहता है जो जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। तो इसीलिए वोट एक आइडियोलॉजी के लिए होते हैं। मैं दोष नहीं देता हूं, ये वोट खाली कोई स्कीम के लिए वोट हो जाता है, ये नहीं होते हैं। मैंने हेमंत बिस्वा शर्मा से यह भी पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है कि मुस्लिम उन्हें किडनी दे सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं, और इस सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। कभी आपने सोचा कि किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा, ऐसा क्यों सोचते हैं? वो सोचना चाहिए उनको, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा उनके लिए अच्छा काम नहीं करता हूं। खुल्लम खुल्ला मतलब नहीं, देखिए वो लोग पर्देदारी, देखिए वो लोग हमारा फॉरेस्ट का जमीन कब्जा करके रखते हैं, अराउंड 10 लाख एकड़। तब हमें खाली नहीं करना पड़ेगा। एज ए सीएम दैट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई मर्द दूसरा शादी करता है, मुझको उनको जेल भेजना है, दैट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये काम करता हूं तो मुझे कैसे वोट देगा? तो मतलब सच है कि आप कानून लाए ही बहु विवाह के खिलाफ ऐसे लोगों को पनिश करने के लिए? हाँ, आप पहले 10 साल तक पनिश हो जाए, 10 साल तक पनिशमेंट मिले, 10 साल तक का बाद बीजेपी को वोट देने वाला है ये लोग। 10 साल के बाद? बिकॉज देन बैड एलिमेंट्स विल बी न्यूट्रलाइज्ड। अभी 2 दशक पहले तक अच्छे करियर का मतलब था क्या? डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पायलट, एस्ट्रोनॉट बनना, किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए बस, फिर देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती हो जाना है। देश के युवा इस तरह की नौकरियों और जिम्मेदारियों को निभाकर पैसा और सम्मान दोनों हासिल करते थे। लेकिन पिछले 15 वर्षों में एक नए तरह की इंडस्ट्री मार्केट में आई है, कंटेंट क्रिएशन। कुछ साल पहले तक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए वीडियोस बनाना बेरोजगारों का शौक माना जाता था, लेकिन यह अब एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है और इसमें काम करने वालों को कहते हैं कंटेंट क्रिएटर्स। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है।
हमारे यहाँ एक व्यक्ति का औसत स्क्रीन टाइम जानते हैं कितना है? 4 से 5 घंटा। अब इन 4 से 5 घंटों में लोग सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, अलग अलग तरह के मोबाइल एप्लीकेशन सब में बिजी रहते हैं। सोशल मीडिया को समय देने वाले भारतीय दिन में कम से कम 1 घंटा, अधिकतम 3 घंटे, सोचिए, रील्स देखते हैं, सिर्फ रील्स। फुल फ्लेजेड काम है ये। इससे आप समझ सकते हैं कि बड़ी जो टेक कंपनीज हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके लिए भारत कितना बड़ा मार्केट है। इसीलिए भारत में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन एक बड़ी इंडस्ट्री बन गया है और हर दिन देश के युवा इस इंडस्ट्री के जरिए पैसा कमाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी कंटेंट क्रिएटर्स पैसा कमा पाते हैं? भारत में इस वक्त करीब 25 लाख डिजिटल क्रिएटर्स हैं। ये वो लोग हैं जिनके औसतन 1000 या उससे ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। ये लोग हर रोज कोई ना कोई पोस्ट जरूर करते हैं। अगर हम इसमें ऐसे लोगों को भी शामिल कर लें जो नियमित रूप से पोस्ट नहीं करते तो संख्या 40 लाख तक पहुंच जाती है। डिजिटल क्रिएटर्स के फॉलोअर्स को लगता है कि ये लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाकर हर दिन लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये भ्रम है। कम से कम सबके लिए ये कहना गलत है। नियमित रूप से जो वीडियोस बनाने वाले 25 लाख कंटेंट क्रिएटर्स में से केवल 8 से 10% यानी करीब 2.5 लाख लोग ही हैं जो पैसा कमा पाते हैं। आप सोचिए कि यह संख्या कितनी कम है। यह कमाई भी उन्हीं लोगों की है जिनके पास बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स हो। सच यह है कि सामान्य तौर पर जो कंटेंट क्रिएटर्स वीडियोस बनाते हैं उनकी कमाई फिक्स नहीं होती। अगर आप दफ्तर में नौकरी कर रहे हैं तब तो सैलरी आनी है, लेकिन वहां पर मामला फिक्स नहीं है। अनुमान है कि वो हर महीने करीब 15 से 20 हजार रुपए ही कमा पाते हैं और ये कमाई हर महीने होगी या नहीं ये भी तय नहीं है। करीब 90% कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सोशल मीडिया कंटेंट कमाई का मुख्य जरिया नहीं होता है। कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई कुछ खास तरीकों से होती है। इसमें पहला है विज्ञापन, दूसरा है ब्रांड प्रमोशन, तीसरा सब्सक्रिप्शन, चौथा कोर्सेज करवाना और पांचवा वर्कशॉप करवाना। कमाई का ये जरिया ट्रेंड्स पर आधारित होता है। जैसे देखिए, किसी कंटेंट क्रिएटर का कोई अनोखा वीडियो लोगों को पसंद आया, अब वो धीरे धीरे वायरल हो गया। अब ऐसे में वो धीरे धीरे इन तरीकों से कुछ ही महीने में पैसा कमाने लगते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, अगर आप उसी तरह की वीडियोस बार बार बनाते हैं तो शायद उसको लोग पसंद ना करें, फिर आप नीचे जाने लगते हैं। करीब 75% कंटेंट क्रिएटर्स मानते हैं कि उनकी कमाई का मुख्य एरिया इंस्टाग्राम के लिए मिलने वाली ब्रांड डील्स है। इसमें वो किसी खास ब्रांड की तारीफ करने वाले वीडियोस बनाते हैं। ब्रांड्स भी कंटेंट क्रिएटर्स को अलग अलग श्रेणियों में बांट कर रखते हैं। उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट के हिसाब से पैसे देती है। 1000 से 10,000 फॉलोअर्स वाले कंटेंट क्रिएटर्स को ब्रांड डील से करीब 5,000 रुपए पोस्ट पे मिलते हैं। 10,000 से 1 लाख फॉलोअर्स वाले कंटेंट क्रिएटर्स को 80,000 रुपए पर पोस्ट। अगर फॉलोअर्स 1 लाख से 5 लाख तक है तो कंटेंट क्रिएटर्स 5 लाख रुपए प्रति पोस्ट तक कमा लेते हैं। इंस्टाग्राम पर ब्रांड डील से पैसा कमाने के अलावा कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब विज्ञापनों से भी खूब पैसा कमाते हैं। यूट्यूब अपने विज्ञापनों के जरिए कंटेंट क्रिएटर्स को उनके वीडियो के हिसाब से 30 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति 1000 व्यूज तक देता है। कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई सब्सक्रिप्शन के जरिए होती है, वैसे भी हो सकती है। मतलब फॉलोअर्स उनके किसी खास कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, प्रीमियम फॉलोअर्स बनने के लिए, कि भाई जो भी वो डाले मुझे जरूर दिखे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। या कोई कोई वीडियो वो ऐसा करते हैं कि इसको एक्सेस करने के लिए आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा देने हों। ऐसे तमाम तरीकों से हर महीने कुछ और पैसे बन जाते हैं। इस तरीके पर बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स हालांकि पैसा कमा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन देकर कई कंटेंट क्रिएटर्स अलग अलग कोर्सेज करते हैं, वर्कशॉप्स आयोजित करवाते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स को आज का ट्रेंड सेटर माना जाता है। बड़े बड़े ब्रांड्स उनकी इसी प्रसिद्धि का लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री का एक स्याह पहलू यह है कि ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स का करियर 3-4 साल ही होता है। इसके बाद ट्रेंड्स बदल जाते हैं, व्यूज फॉलोअर्स कम होने लगते हैं, ब्रांड्स नए चेहरे तलाशने लगते हैं और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। और लोग आपके प्रशंसक हैं, ये आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, ये आपका जलवा है।